नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की नवी यूनिट सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर का अध्ययन करना प्रारंभ कर चुके हैं और पिछले वीडियो में कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत हम लोगों ने मेमोरी का अध्ययन किया था, साथ ही साथ सिस्टम यूनिट का अध्ययन किया था कि सिस्टम यूनिट में कौन कौन सी चीजें आती हैं और वह किस तरीके से काम करती हैं। तो पिछले वीडियो में कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित जितनी भी जानकारी थी उन सभी को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कंप्यूटर हार्डवेयर जिस तरीके से कंप्यूटर का शरीर होता है, उसी तरीके से जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं वह कंप्यूटर की आत्मा होती है। अर्थात जिस तरीके से हमारी आत्मा हमारे शरीर को निर्देश देती है कि उसे किस तरीके से कार्य करना है, साथ ही साथ शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने का भी काम करती है, उसी तरीके से जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं वह भी क्या करते हैं, वह भी हार्डवेयरों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर को किस तरीके से संचालित होना है उसके विषय में उनको सूचनाएं प्रदान करते हैं। तो चलिए समझते हैं हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का वह समूह होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और हार्डवेयरों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। क्या क्या करते हैं? यह एक तो नियंत्रण स्थापित करते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके कार्यों को नियंत्रित करते हैं कि कौन सा कार्य कब होना है और किस तरीके से होना है। साथ ही साथ जो विभिन्न हार्डवेयर होते हैं जैसे कि इनपुट यूनिट्स हैं, आउटपुट यूनिट्स हैं, सिस्टम यूनिट्स हैं, उनके मध्य क्या करते हैं? यह समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। यह बात मत भूलिएगा कि जो सॉफ्टवेयर हैं वह प्रोग्रामों, नियमों और क्रियाओं का क्या होते हैं? समूह होते हैं। क्या होते हैं? समूह होते हैं। साधारणतः जो कुछ वर्ड हैं जो आपको आगे चलकर पढ़ने को मिलेंगे उन सभी का एक ही अर्थ होता है। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, इनका उपयोग साधारणतः एक ही शब्द के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पर वह प्रोग्राम भी लिख सकता है, कहीं पर एप्लीकेशन भी लिख सकता है और कहीं पर सॉफ्टवेयर भी लिख सकता है। यदि हम सॉफ्टवेयर के वर्गीकरण की बात करें या प्रकारों की बात करें तो इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? जो सिस्टम के साथ प्रारंभ से ही आता है। जब भी आप सिस्टम खरीदने जाते हैं या कंप्यूटर को लेके आते हैं, चाहे आप कंप्यूटर खरीदें, चाहे मोबाइल खरीदें और चाहे आप टैबलेट खरीद के लेके आए, तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसमें पहले से ही इंक्लूड होते हैं, जो उसे ऑपरेट करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। साथ ही साथ आपकी लैंग्वेज वो कंप्यूटर समझ सके उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अर्थात आपको यदि कोई विशेष कार्य करना है, जैसे कि आपको वर्ड फाइल बनानी है, आपको पेज मेकर पर कार्य करना है या आपको पीपीटी तैयार करनी है, तो आप पेज मेकर का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए कुछ अलग से एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इन्हें हम कंप्यूटर में अलग से इंक्लूड करते हैं, अलग से डालते हैं। यह सिस्टम के साथ में कंपनी प्रदान नहीं करती है। फिर होते हैं कौन से? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आप सरल बनाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सिस्टम में बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, बहुत सारे ऑडियो गाने डले हुए हैं, उनको आप एक जगह लाकर एक सीरियल में जमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फाइल मैनेजर का उपयोग करते हैं। तो फाइल मैनेजर क्या हो जाएगा? आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो विभिन्न कार्य होते हैं उन कार्यों को बहुत सरल बनाने के लिए कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन, कुछ इस तरीके के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो क्लियर हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, सिस्टम किस तरीके से चलेगा उसके लिए जो सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत विंडोज आती है, यूनिक्स आता है, लाइनेक्स आता है और मैक ओएस आता है। जैसे कि आप मोबाइल फोन खरीद के लेके आते हैं तो मोबाइल फोन में भी आपको आप देखते हैं कि बहुत सारे वर्जन आते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि एंड्रॉइड वर्जन आता है या फिर आप देखते हैं कि विंडोज फोन भी आते हैं। आप देखते हैं कि जो एप्पल का ओएस है
वह भी आता है। तो ये जो ओएस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? यह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? विंडोज भी आता है, यूनिक्स भी आता है, लाइनक्स भी आता है और मैक ओएस भी आता है। अब मैक ओएस, यहां पर ओएस के अंतर्गत एंड्रॉइड भी आ सकता है और आईफोन ओएस भी आ सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, तो देखिए कंप्यूटर क्या होता है? मशीनी भाषा को समझता है और हम क्या है? नॉर्मल भाषा को समझते हैं। या तो आप जो भी एप्लीकेशन बनाई जाती हैं जिस पर आप काम कर रहे होते हैं, या तो वह लो लेवल लैंग्वेज में बनाई जाती हैं या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाई जाती हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वह लो लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वह हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। तो आपको लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज तो समझ में आती है, लेकिन आपको मशीनी भाषा समझ में नहीं आती। तो आप इनके माध्यम से कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर इंक्लूड करते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या लो लेवल लैंग्वेज को जानता है या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को जानता है? तो नहीं जानता। वह तो सिर्फ मशीनी भाषा को जानता है जो 0 और 1 पर काम करती है। किस पर काम करती है? 0 और 1 पर। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर हैं उनका काम यही होता है कि आप जो लो लेवल लैंग्वेज में कोई भी चीज इंक्लूड कर रहे हैं, कोई भी डेटा डाल रहे हैं, या हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी डेटा डाल रहे हैं, तो उसे यह मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देते हैं। इसके अंतर्गत कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर आते हैं। क्या क्या आते हैं? कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर आते हैं। फिर होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था कि कोई विशेष कार्य करने के लिए कुछ एप्लीकेशन बनाई जाती हैं, उन एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि वर्ड प्रोसेसर आता है, स्प्रेडशीट आती है, डेटाबेस आता है, अकाउंटिंग आती है, पेज मेकर, कोरल ड्रा, ये सारी चीजें आती हैं। फिर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कुछ कार्यों को सरल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं उन्हें यूटिलिटी कहते हैं, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, बैकअप प्रोग्राम हो गया या फाइल मैनेजर हो गया। अब यहां पर प्रश्न कैसे बनेगा? तो यहां पर प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपको इन्हीं में से कोई ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से दे दिया जाएगा। तो आपको पहचानना होगा कौन सी चीज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आती है, कौन सी चीज लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत आती है, कौन सी चीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है और कौन सी चीज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। तो आपको यह वर्गीकरण ध्यान रखना है और इस चीज को अच्छे से समझ के चलना है। चलिए एक एक करके हम इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मैंने अभी आपको बताया था सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम का समूह, प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य लायक बनाने हेतु तैयार करता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ध्यान रखिएगा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यह एप्लीकेशन और या फिर उपयोगकर्ता और सिस्टम के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम भी करता है। इसके कार्य क्या क्या हैं? यह कंप्यूटर एवं उपयोगकर्ता के मध्य मध्यस्थता का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मध्यस्थता का कार्य। कैसे करता है मैं आपको बता चुका हूं कि एक तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में, दूसरा ऑपरेशन के रूप में ऑपरेट करेगा। आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो वह एप्लीकेशन किस तरीके से कार्य करेगी उसका निर्धारण भी कौन से करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो ये क्या करेंगे? कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के मध्य मध्यस्थता का कार्य करते हैं। प्रश्न सीधा बन जाता है कि बताइए कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के मध्य मध्यस्थता का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरीके से किस पृष्ठभूमि पर कार्य करेगा। यह पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइसेस लगती हैं जो आंतरिक रूप से भी कार्य करती हैं और बाह्य रूप से भी कार्य करती हैं। तो इसमें जो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जिन डिवाइसों को लगाया जाता है उन्हें ही क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ध्यान रखिए जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वह आंतरिक रूप से भी कंप्यूटर में लगी होती हैं और किन्हीं को हम बाह्य रूप से भी कंप्यूटर में लगाते हैं। तो इनके मध्य समन्वय और नियंत्रण का कार्य भी क्या करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने दो रूप पढ़े थे, एक पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो आज हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह जो सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है, ऑपरेट करता है। कौन किस तरीके से काम करेगा यह निर्धारित करता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामों के मध्य क्या समन्वय स्थापित करने का काम करता है। इसके बिना हार्डवेयर किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वयन नहीं कर सकता है। जब तक आपके सिस्टम में
ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड नहीं होगा तब तक कोई भी हार्डवेयर सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो एप्लीकेशन को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसके साथ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउजर और कैलकुलेटर, आपके उसमें घड़ी भी आती है, कैलेंडर भी आता है, ये चीजें अलग से इंक्लूड करके दी जाती हैं जब भी आप सिस्टम को खरीद के लेके आते हैं। चाहे आप विंडोज आपका डला हो या एंड्रॉइड ओएस डला हो, आप देखते हैं कि जब सिस्टम आता है तो उसके साथ कुछ एप्लीकेशन वो सुविधाजनक रूप से आपको डाल कर देते हैं। जैसे वीडियो प्लेयर डाल के दे देंगे, कोई भी ब्राउजर डाल के दे देंगे ताकि आप कोई भी चीज सर्च कर सकें। आपको कैलकुलेटर, घड़ी, कैलेंडर, ये चीज इंक्लूड करके वह पहले से ही दे देते हैं। आप देखते हैं कि इसके अंदर जो कंपनी पहले से ही इंक्लूड करके आपको एप्लीकेशन देती है वह डिलीट नहीं होती हैं, तो वह उसके अंदर डली ही रहती हैं। ठीक है, वह उसको चलाने के लिए चलाने का कार्य करती हैं, सुविधा प्रदान करने का कार्य करती हैं। कार्य क्या क्या होते हैं? तो कंप्यूटर चालू करने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डालना। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? किन्हीं किन्हीं सॉफ्टवेयर की मेमोरी बहुत ज्यादा होती है तो वह प्राथमिक मेमोरी में इंक्लूड नहीं हो पाते। और प्राथमिक मेमोरी मैंने बताया था कि दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी में रैम आती है, रैम कोई भी काम हम कर रहे होते तो वह रैम में चलता है, लेकिन रैम में क्या होता है, जैसे ही सिस्टम बंद होता है और उसका जो डेटा होता है वह उड़ जाता है। रोम में थोड़ा स्थायी बना रहता है, लेकिन यदि मेमोरी बहुत ज्यादा होती है एप्लीकेशन की तो उन्हें हम कहां भंडारित करते हैं? द्वितीयक मेमोरी में भंडारित करते हैं। लेकिन जब हमें उन पर काम करना होता है, उन एप्लीकेशन पर काम करना होता है, तो काम कैसे होंगे? जब तक वह प्राथमिक मेमोरी में नहीं आएंगे तब तक उनमें काम नहीं होगा। तो काम करने के लिए उन्हें कहां डालना होता है? प्राथमिक मेमोरी में डालना होता है। तो वह डालने का काम कौन करते हैं? तो यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वह करते हैं। मेमोरी और फाइल का प्रबंधन करते हैं कि कौन सी मेमोरी को किस तरीके से जमाना है, ज्यादा मेमोरी ऊपर या कम वाली मेमोरी नीचे। इसी तरीके से फाइलों को किस तरीके से नाम के आधार पर, अल्फाबेट क्रम के आधार पर, किस आधार पर जमाना है, वह भी कार्य कौन करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करते हैं। मान लीजिए हार्डवेयर में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि आपने मान लीजिए कीबोर्ड को कंप्यूटर में इंक्लूड किया, कंप्यूटर को किसी पोर्ट के माध्यम से लगाया, लेकिन वह यदि सही तरीके से नहीं लगा या डिस्कनेक्ट हो गया तो आपको एक पॉपअप, एक मैसेज आता है। वह मैसेज कौन देता है? तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वह देता है, बताता है कि यह डिवाइस अभी भी चालू नहीं है, सही तरीके से नहीं लगी है। जैसे ही आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं तो पेन ड्राइव कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई, इसका संकेत कौन देते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर देते हैं। सॉफ्टवेयर एवं डेटा के अवैध प्रयोग होने पर इसकी चेतावनी भी देते हैं। मान लीजिए आपका डेटा किसी चीज के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि आपने मोबाइल में या कंप्यूटर में हॉटस्पॉट चालू किया और हॉटस्पॉट के द्वारा कोई अन्य डिवाइस ज्यादा डेटा खा रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको संकेत दे देता है कि इस डिवाइस के द्वारा आपका डेटा ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा है। मान लीजिए आपके ही फोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो ज्यादा डेटा का यूज कर रही है, अवैध रूप से डेटा खा रही है, तो उसका संकेत भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको दे देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी प्रकार होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। जैसे कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए नाम से ही सिद्ध होता है बैच, अर्थात एक ही प्रकार के कार्य होते हैं, एक जैसे जो कार्य होते हैं उनके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, जिसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एक ही प्रकृति के कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित कर समूह के क्रियान्वयन के लिए बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसके कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी होते हैं। जैसे गुण होता है कि इसमें समय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, समय मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह स्वयं ही उनको मैनेजमेंट कर लेता है। लेकिन इसके दोष भी हैं, जैसे कि इसमें कोई कार्य करते हैं तो उसमें समय अधिक लगता है। साथ ही साथ यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो मध्यवर्ती परिणाम होते हैं उसमें उपयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। उसका नियंत्रण सिर्फ आखिरी के जो परिणाम होते हैं, अंतिम परिणाम होते हैं, सिर्फ उस पर नियंत्रण रहता है। आपके पास जैसी प्रोसेसिंग चल रही होती है तो आप प्रोसेसिंग को रोक नहीं सकते हो, या प्रोसेसिंग के दौरान आप कोई चीज सुधारना चाहते हो तो उसको सुधार नहीं सकते हो, आपको सीधे परिणाम प्राप्त होते हैं। उपयोग ऐसे कार्यों को जिनमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको सांख्यिकी विश्लेषण, बिल प्रिंट, पैरोल बनाना है, ठीक है, बहुत सारे काम है, सांख्यिकी विश्लेषण करना है, बिल को प्रिंट करना है या पैरोल बनाना है, तो इन कार्यों के लिए जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं उसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है।
मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपको यदि बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ चलाना है, एक साथ रन करना है, जैसे कि आपको पेज मेकर पर पीपीटी भी बनाना है, साथ ही साथ म्यूजिक भी सुनना है, साथ ही साथ वीडियो भी देखना है, आपको बहुत सारे कार्य करना है, तो उसके लिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसमें एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि विंडोज है, विंडोज में आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, बहुत सारी विंडो को खोल सकते हैं। उसी तरीके से जो लाइनेक्स है, लिनक्स है, लिनक्स भी क्या है, एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग क्या होता है, इसमें एक साथ कई उपयोगकर्ता या टर्मिनल इंटरएक्टिव मोड पर कार्य करते हैं। किस पर करते हैं, इंटरएक्टिव मोड पर कार्य करते हैं, मतलब बहुत सारे उपयोगकर्ता एक साथ इस पर कार्य कर सकते हैं, जिन्हें प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद परिणाम को तुरंत दर्शाया जाता है। और इसमें एक चीज और होती है, टाइम शेयरिंग होता है। इसमें बहुत सारे लोग जब कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी इसमें क्या आ जाते हैं, तुरंत आ जाती हैं, इसकी खूबी होती है। स्वैपिंग एक शब्दावली है जो आपसे पूछ ली जाती है, वो आपको ध्यान रखना है। क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनकी मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, जो प्रोग्राम होते हैं उनकी मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, तो आप उसको प्राथमिक मेमोरी में, जो मुख्य मेमोरी होती है, उसमें नहीं रख पाते। तो स्वैपिंग के द्वारा क्या किया जाता है कि जब आप उस एप्लीकेशन या उस प्रोग्राम पर कार्य कर रहे होते हैं तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत या उस एप्लीकेशन के अंतर्गत जहां भी आपको कार्य करना है, तो जिस पर आप कार्य कर रहे होते बस उतनी ही मेमोरी इसके अंतर्गत प्राथमिक मेमोरी में डाल दी जाती है। क्या होता है, पूरे प्रोग्राम को मुख्य मेमोरी में ना रखकर प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए जो आवश्यक हिस्सा होता है उसे ही मुख्य मेमोरी में लाया जाता है, और इस क्रियाविधि को क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहा जाता है। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरे प्रोग्राम को मुख्य मेमोरी में ना रखकर प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हिस्सा मुख्य मेमोरी में रखने की क्रियाविधि क्या कहलाती है, और कंप्यूटर के अंतर्गत ऐसी शब्दावली आपसे पूछी भी जाती है, तो क्या कहलाती है, स्वैपिंग कहलाती है। फिर एक होता है रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है, रियल टाइम, ये सिस्टम नहीं है, सॉरी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने को महत्व दिया जाता है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम के अंदर ये परिणाम दे दिया जाए। तो यह क्या करता है, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये निर्धारित समय में परिणाम देने के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक प्रोग्राम का परिणाम इसमें दूसरे प्रोग्राम के इनपुट डाटा के रूप में कार्य करता है। जैसे ही आपने कोई प्रोग्राम को रन किया तो उसका जो परिणाम निकल के आता है वह दूसरे प्रोग्राम के लिए इनपुट डाटा का कार्य करता है, और इनपुट के रूप में अब आपको अलग से कोई इनपुट नहीं करना पड़ता, फिर वह उसका परिणाम आउटपुट के रूप में देता है, वह दूसरे प्रोग्राम के लिए इनपुट के रूप में कार्य करता है। इसके उपयोग कहां कहां होता है, जैसे कि उपग्रहों के संचालन में होता है, परमाणु भट्टी में होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है, रेलवे आरक्षण में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, मेन क्रेम कंप्यूटर होते हैं, उनमें किसका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। इनका उपयोग कहां, उपग्रहों के संचालन में, परमाणु भट्टी में, वैज्ञानिक अनुसंधान में और रेलवे आरक्षण में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि लिनक्स आता है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना है लिनक्स किसके अंतर्गत आता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि लिनक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है, या फिर प्रश्न आ जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑप्शन में आपको विंडो भी मिल जाएगा, एंड्रॉइड ओएस भी मिल जाएगा, लिनक्स भी मिल जाएगा, यूनिक्स भी मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इसके अंतर्गत आता है। एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी एक व्यक्ति के लिए कार्य करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं उन्हें एकल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक चीज खासियत होती है कि इसमें उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दी जाती है, मतलब व्यक्ति बहुत आसानी से इसको रन कर सके, इसको चला सके, उसे किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, तो इस तरीके की एप्लीकेशन इसमें बनाई जाती हैं, इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है कि कोई भी साधारण इंसान इसको आराम से चला सके। तो आप देख रहे होंगे कि जो विंडोज वगैरह आती हैं या जो एंड्रॉइड फोन आते हैं उसको अनपढ़ व्यक्ति भी चला लेता है, जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको अंग्रेजी भी नहीं आती, वह भी उनको रन कर लेता है, उनको चला लेता है। वह कैसे चला लेता है, क्योंकि उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो जो एकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह किस पर काम करता है, पीसी पर काम करता है, और इसका उपयोग इसमें उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। एकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम,
अब एकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, ध्यान रखिए यहां पर लिखा है एकल, मतलब किसी एक व्यक्ति के काम के लिए बनाया जाना। दूसरा मल्टीटास्किंग, मतलब बहुत सारे कार्य आप उसमें एक साथ कर सकें। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक व्यक्ति एक साथ बहुत सारे कार्य कर सके उन्हें एकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह टाइम शेयरिंग का ही एक प्रकार होता है। किसका होता है, टाइम शेयरिंग का प्रकार होता है। इसमें प्रोसेसर द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आती हैं, विंडोज 10, विंडोज 7, तो वह क्या करती हैं, यह एक व्यक्ति के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन इसमें आप एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बहुत सारे लोग उस पर काम कर सकें। इसका उपयोग नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। मतलब नेटवर्क से जुड़े जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उनमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। कई उपयोगकर्ता एक ही समय में कंप्यूटर पर स्थित एक ही डाटा का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात किसी एक कंप्यूटर में यदि एक ही डाटा उपस्थित है और वह नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग कंप्यूटर में उस डेटा का उपयोग एक ही समय में कर सकते हैं। और यह संभव कैसे होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यूनिक्स आता है, लिनक्स आता है और विंडोज 7 आती है। फिर एक होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम लोगों ने एम्बेडेड कंप्यूटर देखे थे जो मशीनों के अंदर प्रोसेसर के रूप में इंक्लूड होते हैं, आईसी चिप के रूप में इंक्लूड होते हैं, जो प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसिंग का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उपकरण के भीतर स्थित प्रोसेसर के उपयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्थात उपकरण के भीतर जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के उपयोग के लिए जो बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह रोम में स्टोर किया जाता है। उपयोग माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, डीवीडी प्लेयर या इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जो होती है या डिजिटल घड़ी जो होती है, इनमें जो सॉफ्टवेयर इंक्लूड होता है उसे ही एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एक होता है ओपन क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग शब्द हैं, ओपन अलग है और क्लोज्ड अलग है। यहां समझा देता हूं मैं। ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओपन मतलब वह सबके लिए खुला हो, जिसका उपयोग करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्ज ना देना पड़े, वह ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो विशेष कंपनी के लिए ही खुला हो या फिर कोई व्यक्ति इसको परचेस करे उसके बाद ही उसका उपयोग कर पाए, ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वह क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओपन क्या होते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर का केर्नेल, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द पूछा जा सकता है। तो इसमें सॉफ्टवेयर का केर्नेल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है और इस पर ना तो किसी प्रकार का अधिकार होता है, किसी का भी अधिकार नहीं होता, और ना ही किसी उपयोगकर्ता को कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। मतलब ये सभी के लिए फ्री होता है। इसमें उदाहरण में क्या आ जाएगा, लाइनेक्स आ जाएगा, गूगल आ जाएगा और एंड्रॉइड ओएस आ जाएगा। जैसे कि आप गूगल का उपयोग फ्री कर सकते हैं, लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका भी उपयोग आप फ्री कर सकते हैं। ऐसे ही जो एंड्रॉइड ओएस होता है, जैसे आप फोन खरीदते हैं तो उसके साथ ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको फ्री ही मिलता है। इसके बाद एक होता है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, इसमें सोर्स जो कोड होता है उसे गुप्त रखा जाता है और वह किसे दिया जाता है, जो उसका पैसा पे करता है। उपयोगकर्ता द्वारा शुल्क चुकाने पर ही उपयोगकर्ता हेतु यह उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जब तक आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो ओरिजिनल वर्जन है वो खरीदेंगे नहीं, तब तक आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जो एप्पल फोन होता है उसका जो वर्जन होता है आईफोन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक आप आईफोन को ही नहीं खरीदेंगे तब तक यह ऑपरेटिंग सिस्टम आप नहीं चला सकते हैं। अर्थात आईफोन को खरीदने पर ही यह ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्राप्त होगा। आप चाहें कि आपके नॉर्मल एंड्रॉइड फोन है उसमें आप आईफोन ओएस को चला लें तो उसमें नहीं चला सकते, क्योंकि यह क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्लियर हुए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से इनका उपयोग होता है। कुछ और भी लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके विषय में हम देख लेते हैं। जैसे कि एक होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तो सभी जानते हैं, जो भी कंप्यूटर को चलाते हैं आज के समय में वो सभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से परिचित हैं। तो यह सिंगल यूजर के लिए बनाया गया 32 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होती है वह कितने बिट पर कार्य करती है। तो 32 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करती है। शब्द समझना, सिंगल यूजर अर्थात एक ही व्यक्ति इस पर एक समय पर एक ही व्यक्ति इस पर काम कर सकता है।
32 बिट, एक बार में 32 बिट का डाटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे कार्य आप एक साथ इस पर कर सकते हैं। तो यह है सिंगल यूजर के लिए बनाया गया 32 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मुख्यतः पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। जब आप पर्सनल कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को चला सकते हैं। विकास 1980 के दशक में जोरेक्स कारपोरेशन कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जोरेक्स कारपोरेशन कंपनी के द्वारा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार कब हुआ था और किस कंपनी ने किया था? तो 1980 में हुआ था और जोरेक्स कारपोरेशन कंपनी ने किया था। यह किस पर काम करता है? तो 32 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि GUI का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को लोकप्रियता किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो इसको लोकप्रियता एप्पल कंप्यूटर द्वारा विकसित जो मैकिंटोश है, कौन है? मैकिंटोश कंप्यूटर, उसके द्वारा दिलाई गई थी। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वह भी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तर्ज पर ही कार्य करता है, उसी के अनुसार चलता है। लेकिन इसे लोकप्रियता माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने नहीं दिलाई थी। किसने दिलाई थी? एप्पल कंप्यूटर का जो मैकिंटोश कंप्यूटर है उसके द्वारा दिलाई गई थी। अब यहां पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे प्रश्न बन सकता है कि मैकिंटोश कंप्यूटर किस कंपनी का कंप्यूटर है? तो किसका है? एप्पल का है। दूसरा, GUI को लोकप्रियता किसने दिलाई थी? तो किसने दिलाई थी? मैकिंटोश कंप्यूटर ने। और मैकिंटोश कंप्यूटर ऑप्शन ना मिले तो एप्पल कंप्यूटर के द्वारा विकसित एप्पल कंप्यूटर आ सकता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला GUI अर्थात पहला GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 1 वर्ष 1985 में जारी किया था। अर्थात जो विंडोज 1 था वो GUI पर आधारित था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित था, और उसका विकास कब किया गया था? 1985 में। प्रश्न सीधा आ जाता है कि विंडो फर्स्ट का विकास कब हुआ था? 1985 में। विंडोज का आविष्कार कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1980 में। अब बहुत सारे इसके वर्जन हैं जो समय के अनुसार परिवर्तित होते गए, उसमें बहुत सारी सुविधाओं को इंक्लूड किया गया, तो उसके अनुसार इसके बहुत सारे वर्जन समय समय पर आते गए, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे विंडोज 3.0 1990 में आया था, विंडोज 95 में आया था, 1995 में आया था। इसी तरीके से विंडोज 98 1998 में आया था, विंडोज ME 2000 में आया था। तो अब आपको यहां याद रखने की जरूरत नहीं है 95 कब आया था तो 95 में आया होगा, 98 कब आया था तो 98 में आया होगा। बस आपको एक याद रखना है कि विंडोज फर्स्ट कब आया था, विंडोज का आविष्कार कब हुआ था, विंडोज ME कब आया था तो 2000 में, XP कब आया था तो XP 2004 में आया था, विंडोज विस्टा 2007 में, विंडोज 7 बहुत महत्वपूर्ण है 2009 में, और विंडोज 10 2015 में। तो ये कुछ विंडोज हैं जो आपको ध्यान रखना है कि इनका यह मार्केट में कब आए थे। तो विंडो 10 कब आया था? 2015 में, 7 9 में आया था, विस्टा 7 में आया था, XP 4 में आया था, ME 2000 में आया था, 98 में आया था, 95 में आया था, और 3.0 जो है 90 में आया था। क्लियर है? और भी आपके बहुत सारे यहां पर विंडोज के वर्जन हैं, वो आप ध्यान रखना चाहें तो रख लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है। प्रश्न आपका यदि पूछा जाएगा तो विंडोज 7 या विंडोज 10 से पूछा जाएगा, या फिर विंडोज XP या विस्टा से पूछा जाएगा। क्लियर है? बाकी ये तो मैंने आपको वर्जन के रूप में आपको बता दिए हैं कि और भी जो वर्जन है वो कौन कौन से हैं। जैसे कि MS-DOS है, विंडोज 95 है, विंडोज 98 है, दोनों पढ़ चुके हैं। ME भी पढ़ चुके हैं हम, NT होता है, एक 2000 होता है, XP होता है, विस्टा हम पढ़ चुके हैं, 7 पढ़ चुके हैं, 8 पढ़ चुके हैं, और 8.1 होता है। क्लियर है? तो ये इतने वर्जन होते हैं। अब बात करते हैं विंडोज के अंतर्गत आने वाली शब्दावली। कुछ शब्दावलियां हैं, सीधे सीधे प्रश्न आपके यहां से पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक पूछा जाता है GUI का आपका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो GUI का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आप रट लीजिए, गांठ बांध लीजिए, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की भी संभावना है। तो GUI का क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच पिक्चर, ग्राफिक्स
और आइकॉन के माध्यम से अंतर संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। किसके माध्यम से? पिक्चर, ग्राफिक्स, आइकॉन के माध्यम से। जब आप विंडो को खोलते हैं तो आप देख रहे होते हैं उसमें बहुत सारे आइकॉन बने होते हैं और उन आइकॉन को ही आप पहचान कर उसको आसानी से चला पाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन फिर भी उस आप कंप्यूटर को, मोबाइल को चला पाते हैं। तो क्यों चला पाते हैं? GUI की मदद से ही चला पाते हैं। क्योंकि यह ग्राफिक्स के माध्यम से आपके माइंड में इमेज बना देता है कि यह जो सॉफ्टवेयर होता है इसी के लिए काम करता है। क्लियर है? फिर एक शब्द आता है सक्रिय विंडो। सक्रिय विंडो क्या कहलाती है? तो जो विंडो चल रही होती है, रन कर रही होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्टिव विंडो या सक्रिय विंडो कहते हैं। जिस विंडो में कार्य चल रहा होता है उसे हम सक्रिय विंडो कहते हैं। इसका टाइटल बार गहरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? गहरे रंग का होता है। आप यहां पर देख रहे हैं जो भी विंडो सक्रिय होगी वो टाइटल बार में रहती है और वह कैसी होती है? गहरे रंग की होती है। आपको पता चल जाता है कि आप क्या चला रहे हैं, फाइल मैनेजर खुला हुआ है कि क्या खुला हुआ है। ठीक है, कौन सी विंडो आपकी खुली हुई है। साथ ही साथ इस विंडो को यदि आपको खोलना होता है, किसी भी विंडो को आपको सक्रिय करना होता है, तो सिस्टम के ऊपर बहुत सारे आइकॉन बने होते हैं। उस आइकॉन में जाके आप डबल क्लिक करते हैं तो वह विंडो क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। टैब के सहारे भी एक्टिव विंडो को बदला जाता है। टैब बटन के द्वारा यदि आपने बहुत सारी विंडो को सक्रिय कर लिया है, बहुत सारी विंडो खुली हुई हैं, तो यहां पर आपको देखिए, यहां पर ये इतनी सारी विंडो दिख रही हैं। ये क्या है? ये दर्शाती कि ये विंडो क्या कर रही हैं? खुली हुई हैं। अब यहां पर टैब बटन के द्वारा आप एक विंडो से दूसरी विंडो पर जा सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारी विंडो को खोल सकते हैं। यह विंडो आपके जो रन चल रही होती है वह यहां भी दर्शाई जाती है। क्लियर है? प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले क्या होता है? अब कंप्यूटर में इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि कोई भी आप हार्डवेयर जो होता है यदि उसको कंप्यूटर के साथ इंक्लूड करते हैं पोर्ट के माध्यम से, तो वह प्लग एंड प्ले पर कार्य करते हैं। जैसे ही आप लगा सकते हैं उसे आप तुरंत ही चला सकते हैं। आपको सिस्टम को रिबूट या चालू बंद करके चालू करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कंप्यूटर नए जोड़े गए हार्डवेयर को स्वतः ही पहचान कर उपयोग लायक बनाता है। अतः नया हार्डवेयर जोड़ने पर कंप्यूटर को पुनः स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती है। फिर होता है फाइल। फाइल क्या कहलाती है? तो द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित किए गए डाटा के समूह को फाइल कहा जाता है। सीधी सी बात है, जो डेटा होते हैं उन्हीं के समूह को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। विंडोज में फाइल का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाइल का नाम 255 कैरेक्टर तक का ही हो सकता है। कितना हो सकता है? 255। अधिकतम कितने होते हैं? 255 कैरेक्टर होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें आप अंक, अक्षर तथा खाली स्थान का उपयोग कर सकते हैं, परंतु चिन्हों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फाइल के नाम में सबसे पहले कितने वर्ड उपयोग किए जा सकते हैं? अधिकतम कितने वर्ड होते हैं? तो 255 कैरेक्टर होते हैं, 255 वर्ड होते हैं। साथ ही साथ इसमें किन किन का उपयोग किया जा सकता है, किन का नहीं किया जा सकता? तो इनमें चिन्हों के अलावा आप सभी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, चिन्हों का उपयोग इसमें नहीं कर सकते। फाइल का जो नाम होता है वह दो भागों में होता है। एक होता है पहला भाग और एक होता है दूसरा भाग। पहले भाग में फाइल का नाम लिखा होता है कि फाइल का नाम क्या है, और दूसरे भाग में एक्सटेंशन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एक्सटेंशन की। ये फाइल है किस तरीके की। एक्सटेंशन क्या होता है? यह फाइल को सेव करने पर कंप्यूटर द्वारा स्वतः दिया जाता है। मतलब जब आप किसी फाइल को बना रहे होते हैं तो फाइल का नाम आप दर्शाते हैं, लेकिन जैसे ही आप सेव करते हैं तो कंप्यूटर उसे एक्सटेंशन का नाम दे देता है, ताकि कंप्यूटर पहचान सके कि यह क्या है। क्या यह वीडियो प्लेयर की फाइल है? क्या यह ऑडियो प्लेयर की फाइल है? क्या यह टेक्स्ट फाइल है? क्या यह पिक्चर की फाइल है? ठीक है, तो उस तरीके से कंप्यूटर उसे एक्सटेंशन स्वतः ही दे देता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई भी गाना सेव करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उसमें MP4 है या HD है, तो वो वहां पर लिखा आ जाता है। MP3 है या GPG फाइल है, तो ये जो एक्सटेंशन होते हैं कंप्यूटर के द्वारा उसे स्वतः ही दे दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि EXE लिखा होता है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, DOC लिखा होता है तो वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है, डेट लिखा होता है तो डेट फाइल होती है, .text लिखा होता है तो टेक्स्ट फाइल होती है। यहां पर देखिए जितने भी एक्सटेंशन के नाम हैं वह 3 ही वर्ड में मिलेंगे, ज्यादा में नहीं मिलेंगे, और यह डॉट के बाद ही लिखा होता है। जैसे फाइल का नाम लिखा होगा तो उसमें डॉट आएगा, डॉट के बाद एक्सटेंशन का नाम कंप्यूटर स्वतः ही वहां ऐड कर देता है। HLP लिखा है तो हेल्प फाइल है। यदि JPG लिखा है, इसको क्या भी बोलते हैं? JPEG भी बोला जाता है। एक ग्राफिक
ग्राफिक्स फाइल होती है, जितनी भी इमेज आपकी सेव होती हैं सिस्टम में वह जेपीजी में होती हैं। बेस लिखा होता है तो बेसिक प्रोग्राम फाइल होती है। .BAK लिखा होता है तो बैकअप फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? बैकअप फाइल होती है। .WAV लिखा होता है तो यह साउंड वेव फाइल होती है। क्या होती है? साउंड या वेव फाइल होती है। फाइल एक्सटेंशन का नाम डॉट के बाद दिया जाता है तथा यह 3 अक्षरों का होता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एक्सटेंशन का नाम है वह किसके द्वारा दिया जाता है, वह कितने वर्ड का होता है और कहां पर लिखा जाता है। जो फाइल का नाम होता है उसके कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग में फाइल का नाम होता है और दूसरे भाग में एक्सटेंशन का नाम होता है। फोल्डर बहुत सी फाइलों का जो संग्रह होता है उसे फोल्डर कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप फाइल बनाते हैं उन फाइलों को यदि एक जगह रखना है बहुत सारी फाइलों को तो उसके लिए फोल्डर बनाना होता है। तो फोल्डर क्या होता है? फाइलों का संग्रह होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की विशेषताएं क्या होती हैं? तो हमने पहले ही देखा था कि यह GUI पर आधारित होता है, जिससे सीखना और इस पर कार्य करना क्या होता है? आसान होता है। कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी इस पर कार्य कर सकता है। इस पर सभी प्रोग्रामों की कार्य पद्धति लगभग कैसी होती है? समान होती है। जैसे किसी फाइल को खोलना है तो उस पर डबल क्लिक करना है, बाहर आना है तो किस तरीके से आना, तो सभी फाइलों की एक सी होती है। यह मल्टीटास्किंग एकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होता है। किसी विशेष कार्य के लिए विशेष सॉफ्टवेयर इसमें बनाए जाते हैं। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS क्या होता है? 1981 में माइक्रोसॉफ्ट व IBM जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, यह एक कंपनी है, ध्यान रखिएगा ये कोई मशीन नहीं है, इस नाम की एक कंपनी है जिसके द्वारा MS-DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे बनाया गया था। तो MS-DOS जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया था, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने और एक IBM कंपनी ने। कब बनाया था? तो 1981 में बनाया था। यह भी एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 16 बिट पर कार्य करता है। किस पर आधारित है? 16 बिट पर आधारित है। अर्थात यदि आपको कम डेटा का ट्रांसफर करना है तो आप MS-DOS पर कार्य कर सकते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति पर्सनल कंप्यूटर में कार्य कर रहा है, मोबाइल पर कार्य कर रहा है तो उसे इतने डेटा की आवश्यकता नहीं पड़ती है या इतनी तीव्र गति से काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वह MS-DOS का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कर सकता है। यह कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित होता है। इसमें कमांड को याद रखना पड़ता है तथा इसमें चित्र और ग्राफ भी नहीं बनाए जा सकते। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक जब आप कमांड दे रहे होते हैं तो आपको कमांड याद करना पड़ता है, दूसरा ये कि इसमें आप ना तो चित्र बना सकते हो ना ही ग्राफ बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT यह टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। NT क्या होता है? नेटवर्क सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। फिर एक होता है यूनिक्स। इसका विकास 1970 में बेल लैबोरेटरीज के केन थॉमसन के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि यूनिक्स का आविष्कार किसके द्वारा और कब किया गया था? तो बेल लैबोरेटरीज के केन थॉमसन के द्वारा 1970 में इसका आविष्कार किया गया था। यह भी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और नेटवर्क तथा संचार हेतु बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि नेटवर्क तथा संचार हेतु बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो कौन सा है? यूनिक्स है। आपको ध्यान रखना है। यह है हाई लेवल लैंग्वेज, सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज, सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछ लिया जाता है कि सी भाषा कैसी है? लो लेवल लैंग्वेज है, मशीनी भाषा है या हाई लेवल लैंग्वेज है? तो कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज है। और सी भाषा में बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो यूनिक्स है। सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ ही साथ नेटवर्क तथा संचार हेतु बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूनिक्स है। इसका उपयोग वेब सर्वर हेतु किया जाता है। एक होता है लिनक्स, हम देख चुके हैं लिनक्स को। यह पीसी हेतु बनाया गया मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखना, जो लिनक्स है वह कैसा है? मल्टी यूजर, बहुत सारे लोग इसमें काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं। और मल्टी प्रोसेसिंग है, बहुत सारी चीजों को एक साथ रन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसका विकास 1992 में लिनस टॉरवाल्ड्स द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था?
टोरवाल्ड्स के द्वारा किया गया था। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स मतलब फ्री में सबको उपलब्ध होता है, इस पर किसी भी कंपनी का अधिकार नहीं है और इसे उपयोग करने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता है। किस पर कार्य करता है? तो 32 बिट पर आधारित है। किस पर कार्य करता है? 32 बिट पर कार्य करता है। पहचान चिन्ह क्या होता है? टास्क नामक पेंगुइन, जो कि हम पहले देख चुके हैं। पेंगुइन का चित्र बना होता है तो वह इसका क्या है? टास्क वार है। तो ये क्या हुए दोस्तों? ये हुए सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। अगली वीडियो के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं वह किस तरीके से कार्य करते हैं, साथ ही साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, यह किस तरीके से कार्य करते हैं, और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वह किस तरीके से कार्य करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।